हेलो। हाँ जी। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर का म्यूट है माइक। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी 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 सर जी। सॉरी सर अब हो रही है सर। जी जी। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो मैं डेटा से अब ज्वाइन हुआ हूँ। तो अब हम कंडक्ट करते हैं। लास्ट में डिस्कशन कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है, अगर हम किसी फील्ड का ग्रेडियंट ले लें। ठीक है, ग्रेडियंट ले लें। किसी भी फील्ड का ग्रेडियंट लेने से फ़ायदा क्या होता है हमें? किसी भी फील्ड का ग्रेडियंट लेने से फ़ायदा क्या होता है? किसी भी फील्ड का ग्रेडियंट लेने से फ़ायदा ये होता है कि वो फील्ड अगर स्केलर होती है तो हम ग्रेडियंट के ज़रिए उसे वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हमारा जो v है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वोल्टेज की फील्ड एक स्केलर फील्ड होती है, क्योंकि वोल्टेज की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो वोल्टेज जो मेरा है एक स्केलर फील्ड होती है, और इसका अगर मैं ग्रेडियंट ले लूँ, ग्रेड ऑफ v, तो वो एक वेक्टर फील्ड बन जाएगी, और उसे माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। लास्ट हम डिस्कशन इस चीज़ पे कर रहे थे, मेथड ऑफ फाइंडिंग ई बाय गिवन वी। ई को मालूम करना बाय वी के ज़रिए से। तो ग्रेड वी जो है आपका, अगर आप उसे देखें तो डावा वी बाय डावा एक्स ए एक्स प्लस डावा वी बाय डावा वाई, यानी पूरी फील्ड को आप यहाँ रखेंगे और उसकी एक्स के रिस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेंगे। और सिमिलरली इसी तरीके से आप करेंगे, जो कि हम पोटेंशियल फील्ड को लेके एक्स के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेट करेंगे, और ये ए एक्स की फील्ड बन जाएगी। और फिर पूरी फील्ड को लेके वाई के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे पार्शियली, तो वो ए वाई की फील्ड बन जाएगी। और पूरी फील्ड को लेके हम z के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेट करेंगे, तो वो ए जेड की फील्ड बन जाएगी। इस तरीके से हम ग्रेडियंट ऑफ v की फील्ड बना लेते हैं। अच्छा, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर उसकी एंटिटी हो जाएगी। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को है, मेरे 5 दोस्तों में से किसी को, तो बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई डिफ़िकल्टी हो तो अगर आप चैट पे भी बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। असाइनमेंट के मैंने मेरे ख्याल में आज 11 सवाल पूरे कर दिए हैं। 11 सवाल शायद मैंने दे दिए हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में मैंने 8 सवाल दिए हैं, 11 करें तो देख लीजिएगा 8 या 11 में से हैं, क्योंकि मैं एक और कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो 12 सवाल हो गए। 12 हो गए? सर 12? जी सर। जी सर। होपफुली आप लोग वो असाइनमेंट के सवाल कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है। और वो असाइनमेंट मिड से पहले मुझे जमा कराना है, तो मैं वो असाइनमेंट का पोर्टल जो है मिड से पहले अपलोड कर दूंगा उस पर, LMS पे। और इसके अलावा जो क्विज़ 1 क्विज़ 2 मैंने लिया था आप लोगों से, क्विज़ 1A क्विज़ 1B, तो ये भी आप लोग मुझे LMS पे अपलोड करके देंगे। मैं उसे इंशाल्लाह आज रख दूंगा, तो और आपको बताऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप लोग अपने जो क्विज़ेस आपके पास सेव होंगे वो LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। और वो असाइनमेंट जो आपको दिया है वो भी आप मिड से पहले अपलोड कर दीजिएगा। उसकी मैं डेट आप लोगों को बताऊंगा, होपफुली आने वाले वीक में ही जमा कराना होगा। अभी तक 12 सवाल हो गए हैं असाइनमेंट के, तो होपफुली वो आप कर रहे होंगे। कॉपी मत करिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मिड में सवाल आएंगे तो परेशानी होगी। जी अरे क्वेश्चन था आपसे। जी जी हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलें सर, ये क्वेश्चन पूछना था आपसे सर। बोलें, आगे बोलें। सर एम्पेयर से हम लोग डायरेक्ट, मुझे किलोवाट में जाना है, मुझे वॉट में नहीं जाना, मुझे डायरेक्ट किलोवाट में जाना है, तो उसका कोई फार्मूला है? फॉर्मूला मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी जी बोलिए। सही है, चलें यहाँ बता देते हैं आपको। किलोवाट और ओके वाट सर। वाट एक ही बात है, कोई इतना फ़र्क नहीं है इसका। आप बस नहीं सर, किलो, जैसे सही हम है, एम्पेयर से अगर हमें किलोवाट में आना तो पहले हमें वॉट में पड़ेगा, फिर हमें किलोवाट में आना पड़ेगा। तो अच्छा, किलोवाट और वाट में क्या फ़र्क होता है? सर डिवाइड करवा देते हैं हम किलोवाट में जाने के लिए, बस वॉट को डिवाइड करवा देते हैं 1000 से, तो किलोवाट में चले जाते हैं।
तो ये तो बहुत आसान है ना, फिर इसका मतलब आपको किलोवाट में लाने की उसमें वो थोड़ी है इतनी कोई खास मकसद, आप बस डिवाइड करवा दें उसको। तो ये एक देखें, ये देखेंगे से एक, मैंने पूछा था। जी जी मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, मेरी मैंने स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको, देखें एम्पेयर टू वॉट जी जी कन्वर्जन। आप इसको किलोवाट भी लिख दें, वो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। इसके लिंक पे मैं जाता हूँ और ये खोल लेता हूँ। अच्छा, तो ये ठीक है कैलकुलेटर है, तो आप एम्पेयर से किलोवाट निकाल सकते हैं। तो आप करंट आपका एसी होगा, सिंगल फेज है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप एम्पेयर लिख लें, मिसाल के तौर पर 10 एम्पेयर, ठीक है। और इसके वोल्टेज हाँ आपके सप्लाई के 220 वोल्ट होंगे, सही है। और डॉक्टर का जो है। पावर फैक्टर जो है 0.9 रख लें, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ कर दें कैलकुलेट। ये कितने वॉट आ गए, 1000, 1000। 1.98 किलोवाट, सही है। ठीक है सर। समझ आ गई भाई थोड़ा, अगर देखें किलोवाट लिखा हुआ भी है इसमें ना, मिली वॉट भी लिखा हुआ है। जी तो मैं अगर जी बड़ा जी सब कर दूं, लिखा हुआ है। बड़ा कर दूं, नहीं नहीं सर, नजर आ रहा है इसी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ओके सर। ये तो नेट पे आराम से मिल जाता है, ये कैलकुलेटर है, सब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी है। देख लें भाई, आप सब इलेक्ट्रिकल के हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। वैसे ये ईएमएफटी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सबके नहीं सर, लिए वो एक सवाल पूछना था, वो मुझसे ना किसी ने पूछा था, सही है। तो बस ये है, इस उसने तरह आप मुझसे। निकाल सकते हैं ठीक इनको। है सर, बहुत शुक्रिया सर। चलें ओके, आगे, थैंक यू। हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो अब आते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि आप मुझे न्यूमेरिकल करना है, असाइनमेंट के सवाल कर लीजिएगा। और मैं इंस्ट्रक्शन ये दे रहा था कि आने वाले वीक में जो है असाइनमेंट जमा कराना होगा एलएमएस के ज़रिए, और जो आप लोगों ने क्विज़ मुझे दिया था वो आपको अपलोड करना होगा एलएमएस पे इसी वीक में। तो मैं आज उसे रख दूंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो आप क्विज़ अपना जमा करा दीजिएगा इसी वीक में एलएमएस पे, पोर्टल ऑन करूंगा मैं, उस पर आप रखेंगे। और असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक जमा कराना होगा, तब तक मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा उसमें, तो वो भी एलएमएस पे जमा करना होगा। तो अभी 12 सवाल हो गए, आगे चलते हैं हम। ये एक और न्यूमेरिकल है। गिव द पोटेंशियल फील्ड V इक्वल टू 2x² y माइनस 5z ऑन अ पॉइंट P माइनस 4, 3 और 6। वी विश टू फाइंड V एट P। हमें पार्ट ए निकालना है, वी विश टू फाइंड V एट P। V एट P का मतलब हमें पोटेंशियल V निकालना है पॉइंट P पुट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है E एट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है E एट P। अच्छा, ये लेक्चर मैंने वहाँ रख दिया है व्हाट्सएप के ग्रुप पे, वहाँ मिल जाएगा आपको। ये आप कहीं समझें हमें नहीं मिला तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे रख दिया है मैंने। तीन आगे की 3-4 तस्वीरें रख दी हैं, वहाँ से आप, मैं ही बता रहा हूँ, व्हाट्सएप खुला हुआ है असल में मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है E एट P। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है D, वो भी एट P। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ V, वो भी एट P। तो हम इसकी तरफ चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। सवाल मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो जी जनाब, तो ये है वो सवाल, अब इसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा जी, मुबीन भाई वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के सेशन में आ गए। सुबह भी थे, अभी भी मौजूद हैं भाई। मुबीन वाहिद बंदा है जो पूरे सेशन में ज्वाइन रहता है, और हमारे कुछ मज़ीद दोस्त भी हैं, और नुमान साहब भी होते हैं, उज़ैर राजपूत भी अक्सर होते हैं। तो ये कॉमन लोग हैं जो अक्सर हमारे सेशंस पे अवेलेबल होते हैं। और आगे कंटिन्यू करते हैं। वी पी यानी वी पोटेंशियल की वैल्यू है, पी पॉइंट पुट करके करेंगे हम। देखें वी की जो फील्ड की वैल्यू है मेरी 2x² y माइनस 5z। अब ये एक्स वाई जेड का पॉइंट है, वो इसमें पुट कर लेते हैं। जैसे -4 है तो -4x², ठीक है। और y की जगह पुट करूंगा मैं 3, -5, और z की जगह पुट कर दूंगा मैं 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करूंगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 लिखा हुआ है, 3 -5, 5 6 30 हो गए। और फिर इसको कैलकुलेट करके 66 हमारा जवाब आ जाएगा, 66 वोल्ट। तो हमने ये पोटेंशियल फील्ड निकाल ली एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 66 वोल्ट है। अच्छा, साथ ही साथ जो है हमारी ई की वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है माइनस ग्रेड ऑफ वी। तो ग्रेड ऑफ वी को डेल्टा वी भी कहते हैं, उल्टा डेल्टा लिखते हैं इसको, ग्रेड ऑफ वी को। तो ये अगर आप कैलकुलेट करके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी, जो कि इसका पार्ट बी है।
अच्छा जी, तो ग्रेड वी मालूम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि पोटेंशियल फील्ड को लेंगे, इसके जवाब को नहीं लेंगे वी को, असल में हम फील्ड लेंगे क्योंकि वही तो डेरिवेट हो सकती है। ये पूरी फील्ड लेंगे और उसको एक्स के रिस्पेक्टिव पार्शियली डेरिवेट कर लेंगे ए एक्स की एंटिटी में, पोजीशन वेक्टर में साथ लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका। अच्छा, एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको फॉर्मूले भी दिए जाएंगे जिसको आप इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, डावा वी बाय डावा वाई, तो वी की पोटेंशियल फील्ड को अगेन आप लेंगे जो ऊपर लिखी हुई है, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे वाई के रिस्पेक्टिव और ए वाई उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। फिर प्लस डावा बाय डावा जेड वी एट ए जेड लिख देंगे, यानी इस पोटेंशियल फील्ड को जेड के रिस्पेक्टिव आप पार्शियली डेरिवेट करेंगे और यहाँ पर ए जेड की पोजीशन वेक्टर में आप इसे लिख देंगे। तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ए एक्स ए वाई जेड का डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। अब देखें, मैंने पूरी फील्ड को समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर कोई डिफिकल्टी लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। पूरी फील्ड को मैंने यहाँ रखा और एक्स के रिस्पेक्टिव पार्शियली डेरिवेट कर लिया और ए एक्स फॉर्मूले का लिखा हुआ है, प्लस डावा बाय डावा वाई और पूरी फील्ड को रखा और ए वाई पोजीशन वेक्टर आ गया और ये पूरी फील्ड को मैं वाई के रिस्पेक्टिव डेरिवेट कर लूंगा। उसके बाद प्लस डावा बाय डावा जेड लिखूंगा और पूरे इस फील्ड को मैं डेरिवेट करूंगा जेड के रिस्पेक्टिव और ए जेड उसके नोटेशन का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डेरिवेट किया वन बाय वन, हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप जानते हैं एक्स के रिस्पेक्टिव एक्स स्क्वायर का 4xy आ जाएगा, लिखा हुआ है जनाब 4xy, और z का 5 - 5z को x रिस्पेक्टिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो लिखा नहीं जाएगा, तो इसीलिए आंसर 4xy ax आ जाएगा। प्लस अब आगे चलते हैं, अब इसका हम डेरिवेट निकालते हैं। तो अगर आप इसमें गौर करें तो 2x² लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में थोड़ा वाजे हो गया, अब वाजे हो गया। तो अब हम देखते हैं, देखें y के रिस्पेक्टिव इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 2x², ठीक है, -2 सॉरी 2x², और उसके बाद हम y को z को y के रिस्पेक्टिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ए वाई आ गया इसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूले का। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हम 2x² y को डेरिवेट करेंगे z के रिस्पेक्टिव, आप जानते हैं वो 0 हो जाएगा, और -5z को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्टिव टू z तो उसका आंसर -5 आ जाएगा। तो -5 az लिखा हुआ है फॉर्मूले की नोटेशन के मुताबिक। तो आपने देखा कि हमने एक स्केलर फील्ड को ग्रेडियंट में पुट किया और उसने उसे वेक्टर फील्ड बना दिया, ये वेक्टर फील्ड बन गई, ठीक है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनानी है, तो आप जानते हैं कि इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस साइन से। वो फॉर्मूला याद है ना, ऊपर लिखा हुआ था E = माइनस ग्रेड ऑफ V। तो ग्रेडियंट तो आपने निकाल लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ माइनस साइन विद ग्रेड, तो आपने ग्रेड ऑफ V को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। तो देखें हर एंटिटी 3 टर्म्स है, तीनों के साइन चेंज हो गए, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये करने के बाद हमें E निकालना था, तो E का फॉर्मूला क्या होता है कि आप ग्रेड ऑफ V से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरीके से आपका वो रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद हम ये करेंगे कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये ग्रेडियंट हमने निकाल लिया, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है और कूलम पर न्यूटन पर कूलम भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें E एट P निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब वो माइनस करने के बाद प्लेस करने के बाद पॉइंट P पुट कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ भी एक्स वाई जेड आ रहा है, एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 5। वो पॉइंट आपको याद होगा, हमने पुट किया है पॉइंट, तो पॉइंट हमारा ऊपर मेंशन था -4, 3 और 6, वो पॉइंट था, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, वो पॉइंट पुट किया हमने इसमें एक्स वाई और जेड में तरह, और इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ये हासिल हो गई। अब देखें 4 चौक 16, 16 या 48 हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया, 5 का 5 ऐसे ही रहा यहाँ पे। और वोल्ट पर मीटर ए एक्स ए वाई ए जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि एक वेक्टर एंटिटी है तो उस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। तो पार्ट ए और पार्ट बी में कोई डिफिकल्टी किसी को हो तो पूछ लें भाई, मैं रिपीट कर दूंगा। मुबीन मेरे दोस्त, समझ आ रहा है तुम्हें?
यस सर। सही है, ठीक। तो आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अच्छा, अब हम पार्ट सी में हम जानते हैं कि उसने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था सुबह की क्लास में। ये ड्राइव किया बाकायदा हमने, आपको याद होगा स्फेरिकल और स्फेरिकल के एरिया को हमने इस्तेमाल करके डी का फॉर्मूला ड्राइव किया, और फिर ये पूरी डेरिवेशन इसके ऊपर की तरह रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये रिलेशन हमने इस्तेमाल किया जो हमने सुबह ड्राइव किया था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर, इंटरनेट इज अनस्टेबल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना मुबीन भाई? मेरी आवाज़ सर वो कभी स्लो आ रही है कभी तेज आ रही है बहुत। अच्छा, इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल। यस सर। मैं कोशिश करता हूँ अब ज़रा बेहतर रहे, तो सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं अगेन। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को निकालने की कोशिश की थी। तो अब हम एक काम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू थी वेरिएबल की, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, और उसको हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो कि 8.85 टेंस टू पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम इस वैल्यू को 1 बाय 1 -4 से -2 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके रिजल्ट आते जाएंगे। ठीक है, तो इस पहले 4 से मल्टीप्लाई किया इसका, तो 3.35.4 टेंस टू पावर -12 आया। वो हमने शुरू में लिख दिया था, एक ही दफ़ा कॉमन लेके टेंस टू पावर माइनस, ये थोड़ा कट गया है लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर -12 हमने शुरू में एंड में लिख दिया कॉमन लेके, और ए एक्स ए वाई ऐसे लिख दिया, और ए एक्स पर -2 मल्टीप्लाई होगा 8.85 टेंस टू पावर -12 से, तो इसका आंसर -17.71 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए वाई का। ये चीज़ करने के बाद फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 टेंस टू पावर -12 से, तो इसका आंसर 44.3 ए जेड आ जाएगा। और इसमें से भी हम कॉमन लेके टेंस टू पावर -12 को बाहर लिख देंगे कॉमन। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हमने जो इसमें एक्स और वाई था वो आपको याद होगा, वो एक ही पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का, तो वो इसमें हम पुट करेंगे। तो एक्स की जगह -4 पुट कर लिया, वाई की जगह 3 पुट कर लिया। इस तरह एक्स की वैल्यू स्क्वायर तो -4 स्क्वायर कर लिया, और यहाँ 44.3 लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पे हमने इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्टिव साइन, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ये -4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 17.1 करके माइनस 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 प्लस और प्लस, और ये माइनस माइनस हो गया। उसके बाद 44.3 था हमारा, वो एज इट इज लिखा हुआ ए जेड के साथ, और आखिर में हमने टेंस टू पावर -12 जो कि तीनों स्टेप में कॉमन लेके आ रहे थे वो वैसे ही लिख दिया, और कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कूलम पर मीटर, आई थिंक नहीं, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमने निकाल ली एट पॉइंट पी। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है? पार्ट हमने सी भी निकाल लिया है यहाँ पे पार्ट बी के बाद। कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ ले मेरे भाई, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में एक ये, अच्छा ये सारी ना उसकी इक्वेशन है, गॉसेस की हैं, मैक्सवेल की हैं, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया था अपनी थ्योरी में। आप होपफुली अगर मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो, तो उसमें हमने ये सब डिस्कस की हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन, फैराडे की इक्वेशन, एम्पेयर की इक्वेशन, स्टोक्स की इक्वेशन, बायोट सवार्ट की इक्वेशन, और अपना मैक्सवेल की तो सारी हैं ही इक्वेशन। ये तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली जो मैंने आपको बताई है, ये आपको पॉइंट फॉर्म में मिलेगी। वो जो मैंने पूछा था ना उसमें पॉइंट फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म क्विज के लिए, तो ये वो है। अच्छा जी, डावर डी, सॉरी रॉ वी इक्वल टू डिव डी कहते हैं इसको, यानी डाइवर्जेंस डॉट डी। तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे हम। डाइवर्जेंस निकालने का तरीका ये होता है कि आप डी के डी एक्स को लें और उसको पार्शली डेरिवेट कर लें एक्स के रेस्पेक्ट में। डी के डी वाई कॉम्पोनेंट को लें। अब डी का डी वाई कॉम्पोनेंट क्या है, देखें ये डी एक्स का कॉम्पोनेंट है और ये डी वाई का कॉम्पोनेंट है और ये डी जेड का कॉम्पोनेंट है। तो डी एक्स डी वाई डी जेड लेंगे और डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे और डी वाई को वाई के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे और डी जेड को डी जेड के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? तो ये चीज़ हम जब डेरिवेट करेंगे वन बाय वन। अब देखें ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में फ़र्क होता है। डाइवर्जेंस जब हम निकालते हैं, वो जो हमने
अभी कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस में हम करते ये हैं कि पूरी की पूरी फील्ड जो वेक्टर की है उसको dx को x से, dy को y से और dz को z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे। लेकिन जब ग्रेडियंट हम निकालते हैं तो ग्रेडियंट आपको याद होगा कि हम पूरी की पूरी फील्ड को x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करते हैं, पूरी की पूरी फील्ड को y के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करते हैं और पूरी की पूरी फील्ड को z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करते हैं। तो इस तरीके से हमें ग्रेडियंट निकलता है और अभी जो मैंने अभी डाइवर्जेंस बताया तो इस तरीके से डाइवर्जेंस निकलता है। तो ये इस तरीके से हमें अंदाजा हो जाता है कि डाइवर्जेंस क्या है और ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के ये फॉर्मूले हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं और इनको करने का तरीका भी मैंने इसे बता दिया है। और अगर समझ ना आए तो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं अब तक किसी को जनाब? आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपसे? कम्स टू दैट। हाँ ओके जी, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इसमें मैं ये बता रहा था कि आप किस तरीके से रॉ भी निकालेंगे। अच्छा, रॉ क्या चीज़ है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और डी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और ई क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेड का मतलब ग्रेडियंट होता है और डेल का मतलब डाइवर्जेंस होता है। तो ये फ़र्क है इनमें। ओके जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, dx की फील्ड को लेंगे। dx की फील्ड आपको ये मिलेगा यहाँ पे, ये रहा dx। अगर इसको मैं x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट कर लूँ तो उसका आंसर आएगा -35.4y। वही आ रहा है 35.4y। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को जो 17.17 है एक्स स्क्वायर, इसको मैं x के रिस्पेक्टिव y के रिस्पेक्टिव अगर डेरिवेट करूँ तो आप जानते हैं इसका आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे y की कोई एंटिटी नहीं है। तो y के रिस्पेक्टिव इस पूरी एंटिटी को डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम dz को z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे। तो dz को z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करने पे आप अगर गौर से देखें तो dz का जो एंटिटी है उसकी वो 44.3 है, यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का z के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव तो होगा ही जीरो। और बाहर लिखा होता है 10⁻⁻12। ठीक है, ये जो d की वैल्यू थी, एक्सप्रेशन 10⁻⁻12 ऐसे लिख दिया। तो ये रहा d का विद रिस्पेक्टिव टू x का डेरिवेटिव, dy का विद रिस्पेक्टिव टू y का डेरिवेटिव और d का विद रिस्पेक्टिव टू z का डेरिवेटिव। तो इसमें z और y की एंटिटी जीरो हो गई है और सिर्फ x की वैल्यू एंटिटी बची है और बाहर लिखा है 10⁻⁻12। तो देखें -35.4 और यहाँ पे y। अब y की वैल्यू जो मेरी थी, पॉइंट पुट करूँगा मैं, तो आपको याद होगा कि y की वैल्यू पॉइंट के अंदर थी 3, तो वो y के लिए मैंने पुट कर दी 3। और पिको 10⁻⁻12 को पिको भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, इस तरह चलते हैं ये। 10⁻³ -6 -9 -12, तो -12 पिको होता है। तो कूलम पर मीटर क्यूब यहाँ तक आ गया। डी का भी यूनिट वही है जो रॉ वी का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी होती है और रॉ वी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो -35.4 और ये वाई की वैल्यू 3 लिख दी, पिको कूलम पर मीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा -106.2 पिको कूलम पर मीटर क्यूब। ये रॉ बी का जवाब हो गया। यहाँ तक न्यूमेरिकल पूरा हो जाता है। कोई यहाँ तक डिफ़िकल्टी किसी मेरे भाई को है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा भाई, अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लें। हमारा बस सर जी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर उसके बावजूद कोई हुई। जी, अगर उसके बावजूद भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का रिकॉल नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो फील फ्री टू आस्क एट एनी ऑनलाइन लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन माई मेल एड्रेस विच आई मैंशन adilkhanpakistan@gmail.com और adil.khan@hamza.edu.pk। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी अपनी डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बस पढ़ लें, ये किसी भी तरीके से सीख लें, पढ़ लें, सीख लें भाई। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे 1 मिनट रह गए सेशन को एंड होने में, फिर इंशाल्लाह हम कल मगरिब के बाद अपने क्लास को कंडक्ट करेंगे। मगरिब से पहले या मगरिब के बाद तो मैं बता दूंगा, क्योंकि कल मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो किसी काम के सिलसिले में FIP के, तो मैं कल सुबह की क्लास नहीं ले पाऊँगा।
तो हम इंशाल्लाह असर से पहले या मगरिब के बाद क्लास कंडक्ट करेंगे आपकी इसी टाइम इंशाल्लाह। हो सका तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको पहले ही। ये ग्रेडियंट ठीक है सर। v का फॉर्मूला ओके जी। ग्रेडियंट ऑफ v का है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, लेकिन ये पूरा न्यूमेरिकल ग्रेडियंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि सिलेंड्रिकल में ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है और स्फेरिकल में ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये लेक्चर आप लोगों को जो तस्वीर की सूरत में मैंने दिए हैं व्हाट्सएप पे